हेलो एवरीवन। जैसा कि आपको थंबनेल से पता चल गया होगा, आज हम लोग यूरोप के बारे में हर वो चीज़ जानेंगे जो आपको पता होना चाहिए अगर आप यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, रेलवेज, एसएससी जैसे एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहे हो या इन जनरली आप इंटरेस्टेड हैं जानने के लिए। तो इसमें पार्ट 1 में हम लोग यूरोप के पॉलिटिकल मैप के बारे में सारी चीज़ें कवर करेंगे और पार्ट 2 में यूरोप के फिजिकल मैप के बारे में सारी चीज़ें कवर करेंगे। और यूरोप के अलावा बाकी कंटिनेंट्स का वीडियो मैंने ऑलरेडी डाल रखा है, तो आप चेक कर ले ज़रूर। और वीडियो शुरू होने से पहले मैं बोलना चाहूँगा, इस बार थोड़ा डिले हो गया ड्यू टू सम पर्सनल इश्यूज, बट इसके बाद से हम लोग रेगुलरली अपडेटेड रहेंगे और वीडियोस रेगुलर इंटरवल पे आते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं वर्ल्ड का एक क्विक ओवरलुक। तो जैसे कि आपको पता है, दुनिया में टोटल 7 कंटिनेंट्स हैं और 5 ओशन हैं। तो सबसे बड़ा कंटिनेंट है एशिया, और एशिया के साथ ही यहाँ पे यूरोप आता है। ये इस छोटा सा ये जो एरिया दिख रहा है यहाँ पे, ये यूरोप का है। और एशिया और यूरोप मिला के ही यूरेशिया बनते हैं, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा लैंड मास है। यूरेशिया कोई कंटिनेंट नहीं है, बस एक लैंड मास है। इस पूरे लैंड मास को यूरेशिया बोलते हैं। अब यूरोप और एशिया में कोई ऐसा डिस्टिंग्विशेबल फीचर आपको यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा, बट एक्चुअली में यहाँ पे एक माउंटेन रेंज है जिसको यूरल माउंटेन्स बोलते हैं। तो यूरल माउंटेन्स के इस तरफ यूरोप है, इस तरफ एशिया। थर्ड आते हैं अफ्रीका पे, ये है। फिर इधर चलेंगे वेस्ट में तो ये नॉर्थ अमेरिका है। नीचे आएंगे तो साउथ अमेरिका है। और फिर इधर चलेंगे तो ये ऑस्ट्रेलिया है। और लास्ट कंटिनेंट यहाँ पे नीचे अंटार्कटिका है, जो कि ऑब्वियसली हमेशा बर्फ से ढका रहता है। तो 7 कंटिनेंट है। 7 कंटिनेंट के अलावा ओशंस है 5, जो कि सबसे बड़ा है ये इस तरफ, या इस तरफ दुनिया गोल है आपको पता है। तो ये पैसिफिक ओशन है, प्रशांत महासागर, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा महासागर है। तो पैसिफिक ओशन इधर और इधर दोनों, क्योंकि जो इधर खत्म होगा वो इस तरफ जाके निकलेगा। एज वी नो द अर्थ इज राउंड। तो पैसिफिक ओशन हो गया। सेकंड जो सबसे बड़ा आता है वो है अटलांटिक ओशन। ये शेप में दिख रहा होगा, अटलांटिक महासागर है। फिर इंडिया के नीचे यहाँ पे आएंगे, ये इंडिया दिख रहा होगा। इंडिया के नीचे यहाँ पे इंडियन ओशन है, हिंद महासागर। फिर उसके नीचे आएंगे तो अंटार्कटिका के ऊपर है साउदर्न ओशन, दक्षिणी महासागर। और लास्ट में है सबसे छोटा आर्कटिक ओशन, जो कि एकदम नॉर्थ पोल पे ऊपर है। तो ये मिला के अर्थ बनता है। अब आते हैं यूरोप पे। यूरोप का पोजीशन देखेंगे तो, अगर इसमें पहले क्लियर कर देता हूँ। सी, ये है ग्लोब। ग्लोब पे कुछ ऐसा दिखता है। अब ये जो बीच में एक लाइन जा रहा है, इसे हम इक्वेटर बोलते हैं, 0 डिग्री लैटिट्यूड भी बोलते हैं। ये लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड क्या है, सब सारी चीज़ें इसके बारे में मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा। तो ये 0 डिग्री लैटिट्यूड है, बस इतना जान लो कि ये लैटिट्यूड्स क्या करते हैं, अर्थ को दो अलग अलग हेमिस्फीयर्स में डिवाइड करते हैं। तो ये 0 डिग्री लैटिट्यूड है इक्वेटर, ये बराबर 2 हेमिस्फीयर्स में डिवाइड करता है। ऊपर वाले को नॉर्थ हेमिस्फीयर या उत्तरी गोलार्ध बोलते हैं, नीचे वाले को साउदर्न हेमिस्फीयर या दक्षिणी गोलार्ध बोलते हैं। अब 2-3 रेखाएं जिनका नाम आप सुनते होंगे, यहाँ पे 23.5 डिग्री नॉर्थ है, जिसको कर्क रेखा या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं। वैसे ही 23.5 डिग्री साउथ भी होगा, जिसे हम ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न या मकर रेखा बोलेंगे। वैसे ही 23.5 डिग्री ऊपर चलेंगे और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में तो 66.5 डिग्री यहाँ पे आएगा, जिसे हम लोग आर्कटिक सर्कल बोलते हैं। और ऊपर चलेंगे तो 90 डिग्री नॉर्थ, जिसे हम लोग नॉर्थ पोल बोलते हैं। तो अपने को पता है कि इक्वेटर वाले एरिया में सबसे ज़्यादा गर्मी होता है, और जितना हम ऊपर जाते हैं नॉर्थ पोल की तरफ उतनी ठंडी बढ़ती जाती है। तो इसलिए इस एरिया में लगभग साल भर बर्फ रहता है। अब ये आर्कटिक सर्कल के ऊपर वाला एरिया है। या फिर नीचे आएंगे जैसे साउदर्न हेमिस्फीयर में, तो ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न था 23.5 डिग्री साउथ। वैसे 66.5 डिग्री साउथ यहाँ पे, उसे हम अंटार्कटिक सर्कल बोलेंगे। और उसके नीचे यहाँ पे साउथ पोल आएगा 90 डिग्री साउथ। तो जैसे हम इधर ऊपर बढ़ेंगे इक्वेटर से, वैसे ठंडा बढ़ते जाएगा, यानी कि गर्मी कम होती जाती है। और जैसे इक्वेटर से नीचे बढ़ेंगे तो वैसे भी ठंडा बढ़ते जाएगा, गर्मी कम होती जाएगी। तो एकदम नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे बर्फ जमे हुए होते हैं। अब ये जो आर्कटिक सर्कल है, इसके ऊपर का एरिया ये, और अंटार्कटिक सर्कल के ये नीचे का एरिया, यहाँ पे 6-6 महीने के लिए दिन और रात होता है। ये क्या प्रोसेस है, ये लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड वाला में समझ में आएगा। बस अब इतना जान लीजिए कि इसके ऊपर है 6 महीने दिन और 6 महीने रात होता है। जब यहाँ पे 6 महीने दिन होगा तो यहाँ पे नीचे 6 महीने रात होगा। जब यहाँ पे 6 महीने दिन होगा तो ऊपर 6 महीने रात होगा। तो अब आते हैं यूरोप। ये जो एरिया दिख रहा होगा ये यूरोप है। सी, अगर मैं इसको यहाँ पे ड्रॉ करूँ तो ये बीच से लगभग ऐसे पास हो रहा है। ये आपका इक्वेटर ऐसे पास हो रहा है बीच से। और ऊपर चलेंगे तो 23.5 डिग्री नॉर्थ समथिंग इधर से पास हो रहा होगा। और ऊपर चलेंगे तो 66.5 डिग्री समथिंग इधर से पास हो रहा होगा। तब देख सकते हैं ये जो यूरोप का मेजर पोर्शन है वो टेम्परेट जोन में लाई करता है।
ये वाला एरिया को टॉरिड जोन बोलते हैं, ये वाला एरिया को टेम्परेट जोन बोलते हैं, यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और आर्कटिक सर्कल के बीच, और आर्कटिक सर्कल के ऊपर वाले एरिया को फ्रिजिड जोन बोलते हैं, क्योंकि साल भर वो फ्रीज हुआ रहता है, बर्फ से ढका रहता है। तो ये टेम्परेट जोन में होने की वजह से यूरोप में वेदर बहुत ही माइल्ड होता है, यानी कि बहुत गर्मी भी नहीं होती है, जैसे कि इक्वेटोरियल रीजन में बहुत गर्मी होता है या ऊपर बहुत ठंडा होता है। यहाँ पे ना ज़्यादा गर्मी होता है ना ज़्यादा ठंडा होता है। तो इसकी वजह से क्या होता है, यूरोप में जितने भी कंट्रीज़ हैं, जैसे कि ब्रिटेन, स्पेन, नाम सुनेंगे, फ्रांस, जर्मनी, इटली, ये सब दुनिया के सबसे हाईली प्रोडक्टिव कंट्रीज में से आते हैं। जैसे अफ्रीका में क्या है कि देखो, यहाँ पे साल भर गर्मी होती है, बहुत ह्यूमिडिटी बहुत होता है, बीमारियाँ बहुत होती है, तो ऐसे में लोगों का काम करने की क्षमता भी घट जाता है। अब यूरोप में क्या है, वेदर बहुत अच्छा होता है, क्लाइमेट बहुत अच्छा होता है, तो लोग वहाँ पे लंबे टाइम तक काम कर सकते हैं विदाउट गेटिंग टायर्ड और विदाउट गेटिंग फैटिग्ड। तो ऐसे केस में उनकी प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है, और इसलिए ये एरियाज़ हैं, जैसे डेनमार्क हो गया, स्वीडन हो गया, फिनलैंड हो गया, ये सब देखेंगे हम लोग। ये कंट्रीज़ के नाम आप सुने होंगे, नॉर्वे हो गया, ये सारे ही इंडेक्सेस में सबसे टॉप पे आते हैं। चाहे वो हैप्पीनेस इंडेक्स हो, चाहे प्रोडक्टिविटी से रिलेटेड कोई इंडेक्स हो, डेवलपमेंट से रिलेटेड कोई इंडेक्स हो, या कैसा भी हो। तो ये कंट्रीज़ हैं जो सबसे दुनिया के सबसे खुशहाल और सबसे बेटर, मतलब बेस्ट पोजीशन कंट्रीज़ में से हैं। तो चलिए अब हम लोग थोड़ा सा डेल्व डीप करते हैं किसमें, यूरोप के मैप पे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये है मैप। अब मैं ट्राई करता हूँ, अगर इंटरनेट यहाँ पे सही चल रहा हो तो, क्योंकि थोड़ा सा स्लो रहता है, तो मैं ट्राई करूँगा आपको यूरोप के मैप में जूम इन करके दिखाने का। तो थोड़ा सा वेट कीजिएगा, क्योंकि इंटरनेट हमारे यहाँ पे थोड़ा सा स्लो है। सी, ये जो मैप दिख रहा है आपको, ये है पूरा का पूरा यूरोप। अब यूरोप लगभग ये ऊपर जो कंट्रीज दिख रहे हैं, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, यहाँ से लेके यूनाइटेड किंगडम, आयरलैंड, पोर्तुगल, फिर स्पेन, फिर फ्रांस, बेल्जियम, नीदरलैंड्स, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, क्रोएशिया, इटली, ग्रीस, बुल्गारिया, रोमानिया, यूक्रेन, बेलारूस, लिथुआनिया, लाटविया, एस्टोनिया, जितने भी कंट्रीज हैं, ये सब मिला के बनते हैं यूरोप। ये सारे फेमस कंट्रीज हैं, इनमें से बहुत सा का नाम ऑलरेडी सुन रखे होंगे। अब इधर है रशिया। रशिया को लेकर डिबेट रहता है कि रशिया का कुछ पोर्शन, जैसे ये मॉस्को वाला जो कैपिटल रशिया का, ये वाला पोर्शन यूरोप में आता है, क्योंकि यहाँ पे मैंने बताया था यूरल माउंटेन्स, यूरल माउंटेन्स के इस तरफ ये पूरा का पूरा, इस तरफ ये एशिया है, और यूरल माउंटेन्स के इस तरफ ये पूरा का पूरा यूरोप है। तो रशिया एक्चुअली में किस में आता है, एशिया में कि यूरोप में, ये हम बोल नहीं सकते, क्योंकि रशिया का जो मेजोरिटी लैंड मास है वो एशिया में आता है, पर इसका कैपिटल है, और जो मेजोरिटी जो पॉपुलेशन है वो छोटे से एरिया इधर यूरोप में रहती है। ऐसा क्योंकि ये ऊपर वाला एरिया पूरा बर्फ से ढका हुआ है, और ये बहुत, मतलब लिविंग कंडीशन यहाँ पे बहुत अच्छे हैं। तो हम लोग बोल नहीं सकते कि ये एशिया का ही है, यूरोप का है, पर इथनिसिटी और कल्चर वगैरह पे जाएँ तो ये रशिया इज़ मोर यूरोपियन देन एशियन। तो चलिए अब शुरू करते हैं। हम लोग आज सिर्फ पॉलिटिकल मैप पे फोकस रखेंगे, तो हम लोग बस कंट्रीज़ और उनकी खासियत और क्या बाउंड्रीज़ हैं और क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनके बारे में ही हम बस देखेंगे। तो पहले एक बार देख लेते हैं कौन कौन से वाटर बॉडीज़ हैं चारों तरफ। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा सबसे ऊपर, तो अगर हम जूम आउट करें तो ये पूरा का पूरा है आर्कटिक ओशन। ऊपर यहाँ पे दिख रहा है ये आर्कटिक ओशन है। अब यहाँ आ जाओ, ये बेरेंट सी है, इधर कारा सी है, फिर यहाँ पे नॉर्वेजियन सी है। अब थोड़ा सा जूम इन करेंगे तो देखते हैं और क्या क्या है। यहाँ पे दिख रहा होगा ये बाल्टिक सी है, और बाल्टिक सी के वजह से ही इन तीनों कंट्रीज को बाल्टिक नेशंस बोलते हैं या बाल्टिक स्टेट्स बोलते हैं। तो बाल्टिक कंट्रीज का अगर नाम पूछा जाए तो आपको याद रखना पड़ेगा एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया। उसके बाद आ जाओ, नॉर्थ सी है, नीचे आओ तो यहाँ पे आपको मेडिटेरेनियन सी दिखेगा। अब मेडिटेरेनियन सी के फिर ऊपर चले जाओ तो टिरेनियन सी है, फिर एजियन सी मिलेगा, और जूम इन करेंगे तो हम देखेंगे। हालांकि इनके बारे में हम फिजिकल मैप में डीप में कवर करेंगे, बस अभी हम ऊपर से एक ओवरलुक ले रहे हैं। अब आते हैं, आपको दिख गया होगा तो चारों तरफ क्या है, सबसे ऊपर आर्कटिक ओशन हो गया, एकदम वेस्ट पे चलेंगे तो ये अटलांटिक ओशन है। यहाँ पे छोटे मोटे वाटर बॉडीज हैं, इनके बारे में हम फिजिकल मैप में डीप में कवर करेंगे। फिलहाल बस नॉर्थ सी, बाल्टिक सी, यहाँ पे मेडिटेरेनियन सी, ये ब्लैक सी, इनका नाम देख लो, बहुत है। आते हैं यहाँ पे एक चीज़ और है खास, जिसके बारे में आप सुने होंगे और आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे यूके के नीचे यहाँ पे एक इंग्लिश चैनल है। ये जो छोटा सा एरिया दिख रहा है, इसी को हम इंग्लिश चैनल बोलते हैं। ये जो दिख रहा है ये इंग्लिश चैनल है, और इंग्लिश चैनल, और यहाँ पे इस तरफ है नॉर्थ सी। इसके बारे में क्यों बता रहा हूँ मैं भी आपको बताऊंगा।
यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट डैम कंस्ट्रक्ट होने वाला है, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट होने वाला है। वो इतना बड़ा डैम कंस्ट्रक्ट कर पाना एक तो बहुत बड़ी टारगेट है, और इससे क्या इम्पैक्ट आने वाला है उस पर हम लोग देखेंगे, क्योंकि ये रेगुलरली न्यूज़ में चल रहा है, तो करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो सबसे पहले मैं बता दूं, जैसे सब इम्पोर्टेंट कंट्रीज़ की हम बात करें तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट कंट्री आता है यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम से लेके एक डाउट रहता है, क्योंकि यूनाइटेड किंगडम है, ग्रेट ब्रिटेन है, इंग्लैंड है, ब्रिटिश आइल्स है, इनको लेके सब कंफ्यूज रहते हैं कि एक्चुअली में कौन सा कंट्री है और कौन सा क्या है। तो मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में जूम इन करके बताता हूँ और सारी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। सी, ये जो आपको कंट्री दिख रहा है यूनाइटेड किंगडम और आयरलैंड यहाँ पे, और यहाँ पे लंदन, और सारे जूम इन करेंगे तो इंग्लैंड वगैरह दिखेगा। तो मैं इसके लिए अलग से एक मैप यहाँ पे डाल दिया है, उस पर मैं एक्सप्लेन कर पाऊंगा। तो एज यू कैन सी, जैसे ये जो मैप है, इस पे अगर हम लोग देखेंगे, वही मैप को जूम इन करने के बाद कुछ इस तरीके से दिखता है। तो ये मिला के बनता था पूरा का पूरा ब्रिटिश आइल्स। अब ये क्या है, इंग्लैंड और ये सब सारी चीज़ें क्या है? सी, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और ये वेल्स, ये जो नाम मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ये है ब्राउन में दिख रहा है, ये है वेल्स, WALES। यहाँ पे दिख रहा है ये है इंग्लैंड, और ऊपर ब्लू में दिख रहा है ये है स्कॉटलैंड। तो ये तीनों मिला के बनता है ब्रिटेन। अब ये क्या है? सी, ब्रिटेन कोई कंट्री नहीं है। ब्रिटेन बोल सकते हैं एक आइलैंड है, बस एक आइलैंड है और कुछ नहीं। कंट्री है, स्कॉटलैंड एक कंट्री है, इंग्लैंड एक कंट्री है, वेल्स एक कंट्री है। बट जैसे इंग्लैंड का अपना पार्लियामेंट नहीं है, तो जब भी ये ग्लोबल स्टेज पे फंक्शनिंग करते हैं तो ये यूके के नाम में यूके के अंडर आके, एक नाम के अंडर आके ये ग्लोबल स्टेज पे फंक्शन करते हैं। यूके का अपना पार्लियामेंट है और वही सारी चीज़ों को गवर्न करता है। तो बस याद रख लें कि इंग्लैंड का कैपिटल यहाँ पे छोटा सा एक सिटी है जिसको लंदन बोलते हैं, तो लंदन को लेकर कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इंग्लैंड एक कंट्री है, वेल्स एक कंट्री है, स्कॉटलैंड एक कंट्री है, और तीनों को मिला के बनता है ब्रिटेन। अब ब्रिटेन को आप सुने होंगे ग्रेट ब्रिटेन बोला जाता है। तो इसके पीछे बहुत लोगों को लगता है क्योंकि ये ब्रिटिश लोग हमेशा अपना बादशाहत वो कायम रखना चाहते थे, इसलिए हमेशा नाम के आगे ग्रेट वगैरह लगाते हैं। ऐसा कोई भी रीज़न नहीं है। सी, जितने भी आइलैंड्स हैं यहाँ पे, सभी आइलैंड्स को मिला देंगे तो लगभग 6000 आइलैंड्स के ग्रुप हैं, और इनमें से सबसे बड़ा जो आइलैंड है वो ब्रिटेन का है, इसलिए इसको ग्रेट ब्रिटेन बोला जाता है। दैट्स इट, और कोई ये रीज़न नहीं। तो हम लोग बोल सकते हैं ग्रेट ब्रिटेन में क्या क्या आ जाता है। तो ग्रेट ब्रिटेन में आ जाएगा स्कॉटलैंड प्लस इंग्लैंड प्लस वेल्स, ये तीनों मिला के बनता है ग्रेट ब्रिटेन। अब यहाँ पे रेड कलर में दिख रहा है ये है नॉर्दर्न आयरलैंड, और उसके नीचे जो ब्लैक रंग में दिख रहा है ये है रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड। तो ये रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड है, ये अलग कंट्री है पूरा का पूरा, रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड। और नॉर्दर्न आयरलैंड है, ये ग्रेट ब्रिटेन में ऐड होके, नॉर्दर्न आयरलैंड ग्रेट ब्रिटेन में ऐड होके बनता है यूके, यूनाइटेड किंगडम। यानी कि अगर हम यूके की बात करेंगे तो ये पूरा का पूरा ग्रेट ब्रिटेन प्लस ये। तो अगर मैं इसको मैप में ये ड्रॉ करूं तो इतना बड़ा जो एरिया है ये पूरा का पूरा ये है यूके का, एक्सेप्ट ये ब्लैक वाला पोर्शन, ये जो आपको दिख रहा है ये ब्लैक वाला पोर्शन को छोड़ के, ये यूके में नहीं आता। यूके में आते हैं स्कॉटलैंड, इंग्लैंड, वेल्स और नॉर्दर्न आयरलैंड। और अगर हम इसको रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड को भी मिलाना चाहें तो जाके बनता है ब्रिटिश आइल्स। ब्रिटिश आइल्स में सारी चीज़ें आ जाएंगी जितने भी, यानी कि 6000 ग्रुप ऑफ जो आइलैंड्स हैं सबको मिला देंगे तो बनते हैं ब्रिटिश आइल्स। आइल्स का मतलब होता है मतलब ग्रुप ऑफ आइलैंड, समझ लो बस ऐसा। तो क्लियर है, लंदन एक छोटा सा सिटी है, इंग्लैंड एक कंट्री है, वेल्स एक कंट्री है, स्कॉटलैंड एक कंट्री है। इनके पास अपने पावर्स हैं, बहुत चीज़ें अपने से डिसाइड कर सकते हैं, बट ग्लोबल स्टेज पे आके ये इंडिपेंडेंट वे में काम नहीं करते। ये काम करते हैं एक यूके जो कि एक सॉवरेन स्टेट है उसके अंडर। तो ये तीनों को मिला के बनता है ग्रेट ब्रिटेन, और ग्रेट ब्रिटेन में अगर हम नॉर्दर्न आयरलैंड को जोड़ दे तो जाके बनता है यूनाइटेड किंगडम। और यूनाइटेड किंगडम में यानी कि सब में अगर हम इसको जोड़ दें रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड को तो जाके बनता है ब्रिटिश आइल्स। तो ये मिला के कवर होता है पूरा का पूरा। रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड अलग कंट्री है, इसका कैपिटल डबलिन है, और ये जो नॉर्दर्न आयरलैंड है ये अलग कंट्री है, इसका कैपिटल बेलफास्ट है। तो ये कंफ्यूज नहीं करने का। तो चलिए वापस चलते हैं अपने मैप पे। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा, अब इसको लेके कभी कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब आते हैं और इम्पोर्टेंट चीज़ें क्या है इसमें, तो देख लेते हैं पहले। ये कुछ टर्म्स सुनेंगे जैसे नॉर्डिक कंट्रीज, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज, ये सब सारी चीज़ें क्या होती हैं तो उसके बारे में अभी हम
देखेंगे ये क्या है सारी चीज़ें। सी, यहाँ पे आपको मैं एक इस मैप का एक सैटेलाइट व्यू दिखाता हूँ। तो ये जो एरिया है, ये नॉर्वे का ये वाला एरिया, ये देख रहे होंगे नॉर्वे और ये स्वीडन वाली कंट्री है। यहाँ पे थोड़ा सा वाइट वाइट दिख रहा है, ये इसलिए है क्योंकि यहाँ पे एक पहाड़ है जिसको स्कैंडिनेवियन माउंटेन्स बोलते हैं, और ये बर्फ से ढका हुआ ऊपर हायर एलिवेशन है, तो टेम्परेचर कम होगा तो बर्फ होता है, उसकी वजह से वाइट दिख रहा है। तो ये स्कैंडिनेवियन माउंटेन्स की वजह से इन 3 कंट्रीज़ को स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ बोला जाता है। नॉर्वे, स्वीडन और नीचे यहाँ पे है डेनमार्क। नॉर्वे, स्वीडन प्लस डेनमार्क को मिला दो तो बनता है स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़। अब एक टर्म आता है नॉर्डिक कंट्रीज़। तो नॉर्डिक कंट्रीज़ किसे बोलते हैं? तो नॉर्डिक कंट्रीज़ में ये तीनों तो आएंगे ही, नॉर्वे, स्वीडन और डेनमार्क तो आएंगे ही आएंगे। उसके अलावा फिनलैंड को भी ऐड कर दो, फिर आइसलैंड को भी ऐड कर दो, और यहाँ पे छोटा सा आइलैंड है जिसको फैरो आइलैंड बोलते हैं, फैरो आइलैंड। इसे मैं यहाँ पे वापस से नॉर्मल व्यू में जाता हूँ, तो ये वाला जो आइलैंड दिख रहा है ये फैरो आइलैंड है। ये एक्चुअली में डेनमार्क की टेरिटरी है, ठीक वैसे जैसे कि ये जो ग्रीनलैंड दिख रहा है ये भी इतना बड़ा एरिया है, पर ये डेनमार्क के द्वारा कंट्रोल किया जाता है वैसे ही। तो ये नॉर्वे, स्वीडन और डेनमार्क को मिला के बनते थे स्कैंडिनेवियन कंट्रीज, क्योंकि स्कैंडिनेवियन माउंटेन्स है यहाँ पे, इसलिए ये तीनों को स्कैंडिनेवियन कंट्रीज बोला जाता है। अब इसमें से फिनलैंड को भी ऐड कर दो, आइसलैंड को ऐड कर दो और फैरो आइलैंड को ऐड कर दो, तो जाके मिलके बनता है नॉर्डिक कंट्रीज। अब आते हैं बाल्टिक कंट्रीज, ये भी एक टर्म है जिसके बारे में ऑलरेडी बता चुका हूँ, बहुत ईजी है। ये बाल्टिक कंट्रीज है, एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, ये तीनों को मिला के बाल्टिक कंट्रीज बनते हैं। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसी पहले ये सारे यूएसएसआर के पार्ट थे। आपको पता है कोल्ड वॉर के टाइम पे जब शीत युद्ध हो रहा था, तो एक तरफ नेटो था यानी कि यूएसए और उसके सारे मित्र एलीज, और एक तरफ यूएसएसआर था, सोवियत संघ यानी कि रशिया और उसके सारे जितने भी थे। तो ये सब पहले यूएसएसआर का हिस्सा थे, पर ये रिसेंटली इन्होंने नेटो ज्वाइन कर लिया, तो इससे रशिया बहुत कंसर्न है, क्योंकि अब सी अगर नेटो ज्वाइन कर लिए तो नेट यूएसए अब इनका इस्तेमाल करके कुछ भी यहाँ पे अब कल को हो सकता है मिलिट्री बेस वगैरह उसका हो जाए, इस जगह पे आके वो अपने सोल्जर्स वगैरह को डिप्लॉय कर सकते हैं, तो रशिया के लिए खतरा बढ़ जाएगा बोल के अभी थोड़ा सा रशिया इस चीज़ को लेके बहुत कंसर्न है। तो इन तीनों कंट्रीज़ का लोकेशन आपको पता, नाम और लोकेशन पता होना चाहिए। ये हो गया बाल्टिक कंट्रीज। अब यहाँ पे फिनलैंड के बारे में एक फैक्ट है, इसे लैंड ऑफ 1000 लेक्स बोलते हैं क्योंकि बहुत सारे झील हैं यहाँ पे, जूम इन करोगे तो देखोगे बहुत सारे झील हैं। वैसे नॉर्वे को हम लोग लैंड ऑफ मिडनाइट सन बोलते हैं क्योंकि आर्कटिक सर्कल लगभग इधर से पास होता है, तो इस एरिया के ऊपर जो है 6 महीने दिन और 6 महीने रात रहता है, इसलिए इसको लैंड ऑफ मिडनाइट सन बोलते हैं। नॉर्वे को भी बोलते हैं, इवन स्वीडन और फिनलैंड को भी बोल सकते हैं, पर ज़्यादातर टर्म है वो नॉर्वे के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लैंड ऑफ मिडनाइट सन। अब आते हैं एक और टर्म है जिसे हम बोलते हैं बाल्कन कंट्रीज। बाल्कन कंट्रीज इसलिए बोलते हैं, ये नीचे यहाँ पे ग्रीस वाले एरिया में आओगे तो यहाँ पे बाल्कन माउंटेन्स हैं, तो बाल्कन माउंटेन्स के नाम पे ये बाल्कन कंट्रीज पड़ते हैं। तो ये ग्रीस वगैरह जितने भी यहाँ पे छोटे छोटे कंट्रीज हैं, ग्रीस, बुल्गारिया, सर्बिया, क्रोएशिया और भी है, जूम इन करोगे तो सारे इंपॉर्टेंट नहीं है, मैसेडोनिया है, नॉर्थ मैसेडोनिया वगैरह, ये सारे मिला के बनते हैं बाल्कन कंट्रीज। अब यहीं से एक टर्म भी आया बाल्कनाइजेशन। ये कंट्रीज आपस में हमेशा लड़ते रहते थे, एक दूसरे से मतलब इंडिपेंडेंट होने के लिए एक दूसरे का मदद लेते रहते थे। फॉर एग्जांपल पहले जैसे ये ऑस्ट्रिया और हंगरी, ये दो अलग अलग कंट्रीज दिख रहे हैं, ये पहले ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर का पार्ट थे, पर ये फिर टूट गए, ऑस्ट्रिया बन गया, हंगरी बन गया। वैसे चेकोस्लोवाकिया आपने सुना होगा, तो चेकोस्लोवाकिया टूट के चेक रिपब्लिक अलग हो गया और फिर स्लोवाकिया अलग हो गया, तो चेकोस्लोवाकिया से चेक रिपब्लिक अलग और स्लोवाकिया अलग हो गया। वैसे सर्बिया एंड मोंटेनेग्रो पहले कंट्री हुआ करते थे, तो सर्बिया टूट के अलग हो गया, मोंटेनेग्रो अलग हो गया, तो ऐसे करके ये आपस में टूटते रहते हैं। तो इसी प्रोसेस के वजह से बाल्कनाइजेशन नाम दिया गया है। बाल्कनाइजेशन का मतलब ये बाल्कन कंट्रीज हैं हमेशा डिवाइड होते रहते थे, इसीलिए हमेशा कभी ये बात करी जाती है कि इंडिया का बाल्कनाइजेशन कराने की कोशिश की जाती है, खालिस्तान का मांग अलग करके, साउथ इंडिया का मांग अलग करके इंडिया को तोड़ने का प्रयास किया जाता है। तो ये टर्म बाल्कनाइजेशन ज़्यादातर यहीं के रिस्पेक्ट में यूज होता है। अब आते हैं एक दो चीज़ और है। फॉर एग्जांपल अगर हम यूरोप की बात करें और यूरोपियन यूनियन का के बारे में बात ना करें तो ये अनफेयर होगा। यूरोपियन यूनियन एक ब्लॉक है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अंदर टोटल 27 देश आते हैं यूरोप के। 4 देश हैं जो यूरोपियन यूनियन में नहीं आते हैं। एक आइसलैंड है, मैंने दिखाया था मैप में, ऊपर है ये यहाँ पे, ये ऊपर आइसलैंड है, यहाँ पे दिख रहा है। फिर है नॉर्वे, नॉर्वे देख लेते हैं ऊपर यहाँ पे। उसके बाद है लिechtenstein और है स्विट्जरलैंड।
लिechtenstein और स्विट्जरलैंड छोटे कंट्रीज हैं बहुत। स्विट्जरलैंड का नाम सुनते ही होंगे, हर एक का फेवरेट आजकल हनीमून डेस्टिनेशन यही होता है। तो ये हो गया स्विट्जरलैंड। फिर आइए लिechtenstein। लिechtenstein इतना छोटा है, दिख भी नहीं रहा होगा। लिechtenstein के बारे में खास बात है, देखो ये छोटा सा कंट्री, बस इतना सा ही। तो ये डबली लैंडलॉक्ड है। डबली लैंडलॉक्ड का मतलब एक तो होता है लैंडलॉक्ड, लैंडलॉक्ड मतलब जो चारों तरफ जमीन से घिरा हो। तो देखो ये चारों लैंडलॉक्ड है ही, क्योंकि एक तरफ स्विट्जरलैंड है और एक तरफ ऑस्ट्रिया है, कहीं ये समुद्र नहीं है, तो ये लैंडलॉक्ड तो है ही। डबली लैंडलॉक्ड का मतलब होता है कि ये जिन कंट्रीज से घिरा हुआ है वो कंट्रीज भी किसी न किसी कंट्री से घिरे हुए हैं, यानी कि ये जिन कंट्रीज से घिरा हुआ है वो कंट्रीज भी लैंडलॉक्ड हैं। तो जैसे ये स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रिया से घिरा हुआ है, और स्विट्जरलैंड को भी देखो चारों तरफ लैंडलॉक्ड है, और वैसे ऑस्ट्रिया भी चारों तरफ लैंडलॉक्ड है। तो ये डबली लैंडलॉक्ड कंट्री है, और दुनिया में ऐसे दो ही देश हैं, एक है उज्बेकिस्तान एशिया में, वो हम एशिया कवर कर रहे होंगे तब दिखा दूंगा मैं आपको, और एक है यूरोप में लिechtenstein। इसका कैपिटल है वाडूज, यहाँ पे जूम इन करेंगे तो दिख जाएगा, शायद इंपॉर्टेंट नहीं है। तो लिechtenstein का नाम आपको याद रखना है। इसके बाद आते हैं अब और इम्पोर्टेंट कंट्रीज या प्लेसेस क्या है यहाँ पे। तो आ जाओ थोड़ा सा राइट की तरफ मूव इन करेंगे तो आपको यहाँ पे एक यूक्रेन नाम की कंट्री दिखेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आज के जियो पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। देखो ये यूक्रेन, यूक्रेन के ईस्ट में ही है रशिया। अब ये वाला जो छोटा सा आइलैंड दिख रहा है इसे हम बोलते हैं क्रीमिया। अब क्रीमिया यूक्रेन का पार्ट था, पर रसिया इसे हमेशा से क्लेम करता आया है, क्योंकि ये मानता है कि यहाँ के जो लोग हैं उनकी एथनिसिटी वो सारे वो रसिया के लोगों से मिलती है, तो इस जगह पे उसका हक होना चाहिए था, और इस जगह पे हमेशा वो कब्जा बनाना चाहता था। तो फाइनली जाके 2014 में इस एरिया को कब्जा लिया गया था रशिया के द्वारा, और ये आइलैंड है आज रशिया के द्वारा एडमिनिस्टर किया जाता है। तो ये क्रीमिया, इसका नाम याद रखें, ये ब्लैक सी में यहाँ पे। और इससे रिलेटेड और भी चीज़ें हैं जिसके बारे में हम फिजिकल मैप में पढ़ेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आते हैं दो और इंपॉर्टेंट प्लेसेस आपको पता होना चाहिए, एक है वेटिकन सिटी और एक है सैन मैरिनो। वेटिकन सिटी इंपॉर्टेंट क्यों है? सी, वेटिकन सिटी इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये एक ऐसा कंट्री जो चारों तरफ एक ही कंट्री से घिरा हुआ है ना। अब कंट्री, ये तो इतना छोटा सा इसको कंट्री बोल भी नहीं सकते, पर ये इंडिपेंडेंटली फंक्शन करता है एक मोनार्क के द्वारा, जिनको हम पोप बोलते हैं। पोप मतलब कैथोलिक चर्च के जो हेड होते हैं, और दुनिया भर के क्रिश्चियन उनको फॉलो करते हैं, बहुत इज्जत देते हैं, आदर देते हैं। तो वो पोप ही हैं, यहाँ के राजा होते हैं वेटिकन सिटी के। ये रोम शहर दिख रहा है, रोम के बीचों बीच में यहाँ छोटा सा ये जो दिख रहा है ये है वेटिकन सिटी। वेटिकन सिटी बहुत ही छोटा है, आई गेस, मतलब मेरे को बहुत क्लियरली आइडिया नहीं, पॉपुलेशन बहुत कम है, अराउंड 800-700 लोग रहते हैं, बहुत होगा तो आई गेस कन्नॉट प्लेस दिल्ली में सीपी जितना बड़ा है वैसा ही है, गोल सा स्ट्रक्चर है। तो ये वेटिकन सिटी है। इसके अलावा एक और है सैन मैरिनो, वो भी यहीं इटली में है। वो भी ऐसा ही एक इनक्लेव हम बोल सकते हैं, चारों तरफ सराउंडेड है एक ही कंट्री से, वही इटली से। इधर है सैन मैरिनो। ऐसे इनका लोकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं बता दिया क्योंकि ये थोड़े से यूनिक फीचर्स हैं सी यहाँ पे सैन मैरिनो। तो यूनिक फीचर्स इसलिए मैंने बता दिया, ऐसा कोई खास जरूरी नहीं है। ये छोटा सा ये जो दिख रहा है सैन मैरिनो ही है। तो वेटिकन सिटी, सैन मैरिनो, इनका लोकेशन आपको याद रहे तो अच्छी बात है। यूरोप से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कौन से कंट्रीज से या कौन से इंपॉर्टेंट सिटीज से कौन से रिवर्स पास कर रहे हैं, तो इनका नाम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे टाइबर हो गया, टाइबर हो गया, फिर लंदन है, टेम्स नदी हो गई। तो ऐसे करके सारे जो रिवर्स हैं वो कौन से इंपॉर्टेंट सिटीज़ से पास होते हैं, कंट्रीज से पास होते हैं, उनके बारे में हम देखेंगे अगले वीडियो में, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसके अलावा एक दो और कंट्री है जो इम्पोर्टेंट है यहाँ पे, वो आता है मैसेडोनिया। ये है ग्रीस। ग्रीस में मैसेडोनिया, जिसे हिंदी में मकदूनिया बोलते हैं, इनका नाम आप सुने होंगे क्योंकि यहीं से अलेक्जेंडर बिलोंग करता था। ये जो ऊपर वाला ये ग्रीस है, ग्रीस के ऊपर वाला पोर्शन है ये, इसे मैसेडोनिया बोलते हैं, और ये एक प्रोविंस है, ग्रीस का एक प्रोविंस है। पर ऊपर में ये एक कंट्री है जिसे मैसेडोनिया बोलते थे पहले, बट यूनाइटेड नेशंस में इस बात को उठाया ग्रीस ने कि ये मैसेडोनिया कंट्री हमारे नाम की वजह से कन्फ्यूज़न हो जाता है, क्योंकि हमारे में भी मैसेडोनिया बोल के एक प्रोविंस है जो कि बहुत ग्लोरी है इस जगह का, अलेक्जेंडर यहाँ से थे, और इम्पोर्टेंट यहाँ पे बहुत सारे ऐसे आर्टिफैक्ट्स मिलते हैं जो जिसकी वजह से मैसेडोनिया का पहचान है। तो ये चाहते थे कि अपना नाम चेंज कर ले ताकि कल को कोई कन्फ्यूज़न ना हो। तो ये फाइनली जाके इन्होंने अपना रिसेंटली नाम चेंज करके नॉर्थ मैसेडोनिया किया, अदरवाइज पहले ये मैसेडोनिया थे। तो मैसेडोनिया बस अब एक प्रोविंस रह गया है यहाँ पे, ये वाला एरिया, और ये नॉर्थ मैसेडोनिया कंट्री है। इसके अलावा अब एक और इम्पोर्टेंट चीज़ आते हैं इधर, जो मैंने अफ्रीका के मैप में बताया ज़रूर था, बट मैं एक बार फिर से वापस से डिटेल में बता देता हूँ। ये यहाँ पे देख सकते हैं, ये स्पेन है। स्पेन
और यह पोर्टुगल। पोर्टुगल पर आपको पता होगा हिंदी में पुर्तगाल बोलते हैं। क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो फुटबॉल देखते हैं उनको पता होगा, यहीं से बिलोंग करता है। उसके अलावा हिस्ट्री में वास्को डा गामा का नाम सुने होंगे, वही पोर्तुगीज सेलर था। तो यहाँ पे आता है स्पेन। स्पेन में और अफ्रीका में बहुत पतला सा वाटर बॉडी का डिफरेंस है। ये मोरक्को और अफ्रीका का कंट्री, स्पेन है यूरोप का कंट्री। तो स्पेन और यूरोप सेपरेट किए जाते हैं पतला सा वाटर बॉडी के द्वारा, जिसे हम स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर बोलते हैं। इसके बारे में अफ्रीका वाले मैप में बताया था, वापस बता देता हूँ। स्ट्रेट का मतलब है पतला वाटर बॉडी जो दो बड़े वाटर बॉडीज को ज्वाइन करे। तो इधर अटलांटिक ओशन है और इधर मेडिटेरेनियन सी है। तो स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर एक्चुअली में मेडिटेरेनियन सी को अटलांटिक ओशन से कनेक्ट करता है, या यूरोप को अफ्रीका से सेपरेट करता है, या कंट्री में बोले तो स्पेन को मोरक्को से सेपरेट करता है। तो ये जिब्राल्टर है एकदम बहुत छोटा सा यहाँ पे टेरिटरी है। ये एक्चुअली में देखो स्पेन से यहाँ पे लगा हुआ है, बट ये एक्चुअली में ओवरसीज टेरिटरी ऑफ यूनाइटेड किंगडम, यानी कि ब्रिटेन का ओवरसीज टेरिटरी है। इस जगह पे ब्रिटिश का एडमिनिस्ट्रेशन चलता है और यहाँ पे लेके स्पेन और ब्रिटेन, इस जगह को लेके स्पेन और ब्रिटेन में हमेशा कोई ना कोई विवाद चलती रहता है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट प्लेसेस थे जो आपको जिसके बारे में पता होना चाहिए। अब एक बार हम बस नज़र डाल लेते हैं कौन से कंट्रीज कहाँ हैं। बाकी इतना ही आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ही याद रखना था, बाकी बहुत ज़्यादा कुछ जरूरी नहीं है। ये पोर्तुगाल हो गया, स्पेन हो गया, ये हो गया फ्रांस। फ्रांस और यूके के बीच में इंग्लिश चैनल है, आपको याद रखना। ये भी मैं बता दूंगा फिजिकल मैप में। फिर आते हैं बेल्जियम, नीदरलैंड्स, जर्मनी, हिटलर का नाम जानते होंगे आप, ऑस्ट्रिया, हंगरी, स्लोवाकिया, चेकिया लिखा हुआ है, ये चेक रिपब्लिक एक्चुअली में यही टूट के चेकोस्लोवाकिया से टूट के बने। फिर ऊपर आएंगे तो पोलैंड है, फिर बेलारूस है, फिर नीचे आएंगे तो यूक्रेन है, इधर रोमानिया है, बुल्गारिया है, ग्रीस है। फिर ऊपर चलेंगे तो लिथुआनिया, लाटविया, एस्टोनिया जो कि बाल्टिक नेशंस हैं। उसके बाद आते हैं फिनलैंड और स्वीडन और नॉर्वे और दाहिने तरफ रशिया। तो ये मिला के बनता है पूरा का पूरा यूरोप। तो आई होप यूरोप से जुड़ी हुई सारी डाउट्स क्लियर हुए होंगे आपको, और यूरोप के बारे में बहुत कुछ सीखने मिला होगा। तो अब इसके पार्ट 2 में हम लोग फिजिकल के बारे में पढ़ेंगे। यूरोप से रिलेटेड फिजिकल जितने भी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं सब कुछ के बारे में पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए जुड़े रहें, और अगर कोई सजेशन देना चाहते हैं आप तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले वीडियोस से आप अपडेटेड रहें। नोटिफिकेशन के लिए आप बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आपको पता चल जाए जब भी हमारा नेक्स्ट वीडियो आए, और अब से रेगुलरली आता रहेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद।